मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है सिल्वर वेडिंग। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझते हैं। जब सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर अपनी नजर मेज से उठाई तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी पर 5:25 बज रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। यशोधर पंत जी अपनी घड़ी को रोज सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फिर उन्होंने फाइल को आउटट्रे में डालकर अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारी को देखा, जो कि उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने के लिए मजबूर होते हैं। फिर चलते चलते अपने जूनियरों से कोई मनोरंजक बात करके दिन भर के शुष्क व्यवहार का समाधान करने के लिए किशनदास से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आया एक नया लड़का चड्डा, जिसने चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पहने थे। यशोधर पंत जी को वह लड़का किसी तरह अनुचित मालूम होता है। फिर चड्डा ने यशोधर पंत जी को बोला, बड़े बाबू, आपकी अपनी चुनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है? फिर यशोधर पंत जी ने चड्डा की बदतमीजी को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। फिर चड्डा ने बिना कोई संकोच किए यशोधर पंत जी की कलाई थाम ली। फिर यशोधर बाबू ने भी इस तरह की अभद्रता का विरोध प्रकट करना छोड़ दिया। यशोधर बाबू मन ही मन उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदास को भाई नहीं बल्कि उन्हें साहब कहते और समझते थे। फिर चड्डा ने घड़ी की तरफ देखकर बोला, बाबा आदम के जमाने की है बड़े बाबू यह तो, अब आप डिजिटल घड़ी ले लो, एक जापानी घड़ी सस्ती मिल जाती है। फिर यशोधर बाबू ने कहा, यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के हैं और हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की है। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसे रही? इस तरह का करारा जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नाम के एक मैट्रिक पास बालक को कभी शरण मिली थी। किशनदा उस समय कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठहरने के लिए जगह होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। वहाँ पर मैस जैसी सुविधा थी, मिलकर लाओ, पकाओ और खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। काफी कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोईया बनाकर रख लिया। उन्होंने यशोधर बाबू को 50 रुपए उधार भी दिए थे ताकि वे अपने लिए कपड़े बनवा सके और गाँव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। इसके बाद चड्डा ने यशोधर बाबू से कहा, बड़े बाबू, आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी? फिर यशोधर बाबू ने थोड़ा झिझक कर अपना बड़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन को संबोधित करते हुए बोला, नाउ लेट मी सी, आई वाज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मतलब अभी मुझे देखने दो, मेरी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। फिर मेनन ने तुरंत हिसाब लगाया और बोला, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। यह सुनकर यशोधर बाबू खुश होते हुए थोड़ा शर्माए और फिर शर्माते हुए खुश हुए। यह तौर तरीके उन्होंने किशनदास से सीखी थी। फिर चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। फिर यशोधर बाबू बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं। फिर चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है। फिर यशोधर बाबू ने अपनी जेब से बटुआ निकाला और फिर उसमें से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, आई डू नॉट माइंड, मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हमारे लोगों में रीति रिवाज नहीं है उस पर आग्रह करना किसी तरह उचित नहीं लगता है। फिर चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और दोबारा बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, अगर 30 रुपए हो तो थोड़ा भर का जुगाड़ करा सके। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपए हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दिन का खर्च बहुत कम है और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। पहले वे गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक साइकिल में आते जाते थे, लेकिन अब वे इधर पैदल आने जाने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चे आजकल युवा हो गए हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना अच्छा नहीं लगता है। बच्चों का मानना है कि साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले ले, लेकिन पिताजी को किसी न किसी प्रकार से स्कूटर बहुत अधिक बेकार सवारी मालूम होती है और कार जब अफोर्ड ही नहीं की जा सकती
तब उसकी बात सोचना ही क्यों। फिर चड्डा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के नोट दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के आग्रह करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए नहीं रुके। अधीनस्थ कर्मचारी लोगों से थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गपशप में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और उसके बगीचे में बैठकर कोई प्रवचन सुनने या स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रस्म अपनाई है। यह बात उनके पत्नी और बच्चों को बहुत बुरा लगता है। उनके बच्चे उनसे कहते थे कि बब्बा आप कोई बुढ़े थोड़ी है जो रोज रोज मंदिर जाए, इतने ज्यादा व्रत करे, लेकिन यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, लेकिन वे 8 बजे से पहले घर नहीं पहुंचते थे। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की नजर उस 4 दीवारी पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए डीआईजे एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक क्वार्टर अपने नाम अलॉट करा लिया। जब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, तो उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, अभी उसी तरह मुस्कुराओ जिस तरह किशनदा यही वाक्य कहकर मुस्कुराते थे। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते हैं। जब तक उनके बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी करता है। हालांकि किसी न किसी तरह से यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती है। वह कहते हैं कि 1500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेंच होगा। यशोधर बाबू का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू के लिए यह समझ पाना कठिन है कि जब यह पिछले साल अलाइड सर्विसेज की सूची में हालांकि काफी नीचे आ गया था तब इसमें ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल कई सारे प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं वहां यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन उत्पन्न करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें किसी तरह जचती नहीं है, लेकिन फिर भी जनरेशनों में गैप तो होता ही है। यह कहकर यशोधर बाबू अपने आप को दिलासा देते हैं। हालांकि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, पर बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी भूरी धारियों वाला सफरी कंबल बना डाला है। कुछ बात यह भी है कि जिस समय यशोधर बाबू के साथ उनकी शादी हुई थी तब गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी साथ रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में जबरदस्त तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, केवल जेठानियों के पक्ष को ही चलने दिया। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचरण के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बल्कि बुढ़िया थी। बुढ़िया ताई के लिए थे और वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है वह घरवाली बच्चों से, और बच्चे भी उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर बाबू से ऊपर की ओर मुंह किए हुए कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सहूलियत हो। अब मेरे कहने से वह सब छल कपट हो नहीं सकता, साफ बात। जब वह धर्म कर्म कुल परंपरा सबको छल कपट कहकर नए जमाने जैसा आचरण करती है तो यशोधर बाबू उन्हें शानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या फिर बूढ़ी मुंह मुहा से लोग करे तमाशे कहकर मजाक उड़ाते हैं और उन्हें अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने के लिए लाचार भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने यशोधर बाबू खड़े होकर एक गहरी सांस छोड़ते हैं और फिर अपने आप से पूछते हैं कि क्या यह जीवन किशनदा की तरह बेहतर नहीं रहता यदि मैं घर गृहस्थी नहीं संभालता और पूरी लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर देता, मतलब पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देता। फिर उनको ध्यान आया
कि किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके सारे साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क और कैलाश में कहीं ना कहीं जमीन ली और मकान बनवाया, लेकिन किशनदा ने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उन्हें क्वार्टर खाली करना पड़ा तब तो हद हो गई। उनके द्वारा उपकार करने के बाद भी इतने सारे लोगों में से एक व्यक्ति ने भी उन्हें अपने यहाँ रखने की कोशिश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू भी उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल तक राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहे और फिर वहाँ से अपने गांव लौट गए, जहाँ साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ज्यादा पेंशन भी उन्हें नहीं मिल सका। अजीब बात तो यह है कि उन्हें कोई भी बीमारी नहीं हुई थी। केवल रिटायर होने के बाद वे मुरझाते और सूखते ही चले गए। जब यशोधर बाबू ने उनके एक रिश्तेदार से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने के बाद ऐसे ही मृत्यु हो जाती है। यह जानते हैं यशोधर बाबू। बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि यशोधर बाबू के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर बाबू को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। जब वे मैट्रिक में थे तो शायद वे भी अज्ञानता की स्थिति के लंबे दौर से गुजरते। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई, इसलिए जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। इस बात को यशोधर बाबू कभी कभी व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान आ जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका अभिभावक होना और गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रस्म मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा ना भर के बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन किसी तरह यशोधर बाबू को किशनदा का यह कथन अब भी जचती है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने लोग मतलब बुद्धिमान लोग उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का वही पुश्तैनी घर। बस गांव का पुश्तैनी घर एकदम टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी लेना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर बाबू अच्छी तरह समझते हैं। जब बच्चे बहस में यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी यही कल्पना करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। अब भी उनकी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब उनकी पत्नी कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारे बिरादरी में नहीं होते हैं, उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं। यह कहकर वे नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना ही इस संसार की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए मजबूर कर रही है, उतना ही वह स्वर्ग के बारे में उत्साही होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बिरला मंदिर की तरफ तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, भगवान के चरणों से उठाए हुए आशीर्वाद के फूल को चोटी में अटकाया और फिर पीछे से उस आंगन में जा पहुंचे जहां एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन दे रहे थे। लेकिन अफसोस, आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन नहीं लग रहा था। सच तो यह है कि वह अंदर से बहुत ज्यादा धार्मिक या कर्मकांड के विद्वान नहीं है, पर हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मापदंड हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने की कोशिश करने लगे हैं। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर बाबू का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। यशोधर बाबू खुशी और गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हो। कभी कभी बच्चे काफी गुस्सा हो जाते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। फिर यशोधर बाबू को यह कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा का इतना दबदबा है कि 100 रुपए उधार ले सके। यशोधर बाबू का नारा था, हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। हालांकि पत्नी का कहना सही है कि यशोधर बाबू का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। अपनी माँ के देहांत के बाद
छोटी सी उम्र में यशोधर बाबू अपने गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर बाबू कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और फिर कुंवारे कृष्णानंद जी, जिन्हें वे किशनदा कहते थे, उनके साथ रहने लगे। यशोधर बाबू की पत्नी उनसे कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना देते हो। किशनदा को जो भी मालूम था वह उनका गांव के रहने वाले पुराने लोगों से सीखा हुआ था। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से परंपरा निभा सकते हैं और कौन से नहीं। किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, आखिर तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो? तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। पहले तो तुम हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे, गजल और सैगल के गाने भी। हालांकि यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुढ़ापा आना ठीक ही है। यशोधर बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया होने के समय में बिना बाह का ब्लाउज पहनना, या रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, या ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो यह किसी तरह सही नहीं लगता है। फिर भी मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा, इसलिए तुम लोगों को भी मेरे जीने के तरीके पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह, शाम और संध्या के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं बल्कि इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर बाबू चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखे और साथ ही वह अपने आप से भी कहते हैं कि शायद ऐसी चीज के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही उचित है। वन में जाने के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है, रिटायर होकर। इस तरह की सारी बातें यशोधर बाबू पैदाइशी वृद्ध किशनदा के शब्दों में और उनके ही बोलने के अंदाज में कहा करते हैं और उनकी तरह ही वह शर्म सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू हमेशा नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में उपस्थित हुए। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब सुबह थोड़ी देर से उठने की उनकी आदत थी। इसके बाद किशनदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ में सैर पर ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया कि ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस। मतलब जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तभी किशनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके सबसे बड़े शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद यशोधर बाबू ने उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को नाराज किया। यशोधर बाबू चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही ना हो तो यह पद उन्हें क्यों मिले। यशोधर बाबू कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह ले जिस तरह मैं किशनदा से सलाह लिया करता था। दरअसल यशोधर बाबू प्रजातंत्रवादी है और वे कभी यह अनर्थ नहीं करना चाहते हैं कि बच्चे उनके कही गई बातों को पत्थर की लकीर समझे। लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा, जिसके मन में जैसा आया वैसा करता रहा। फिर यशोधर बाबू ने अपने बेटे से कहा, तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी लेकिन अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। मानो ना मानो, झूठे मुंह से सही, लेकिन एक बार पूछ तो लिया करो। फिर उनके बेटे ने कहा, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं तो आपसे क्यों पूछे। फिर यशोधर बाबू प्रवचन सुनने के बाद सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, सीजीएस डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, ये सब काम आप छोड़ दे, अब हम ये सब काम कर दिया करेंगे। हाँ, एक आध बार उन्होंने अपने बेटे से खुद कहा, लेकिन तब उनके बेटे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इसके बाद इतना हलचल मचा और फिर लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से उनका बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है तब से बच्चों का इस विषय में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। फिर कमाओ बेटा यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को यह सही नहीं लगता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे।
यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, बल्कि अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा अपने पिता के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके पैसे से नहीं जो आप आलोचना करे। अब तो बेटे ने अपने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने तरीके से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। वह कभी कालीन बिछवा रहा है तो कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है तो कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज, कभी टीवी तो कभी फ्रिज। और वह ऐसा भी कहता है कि लीजिए पिताजी, मैं आपके लिए यह टीवी ले आया। वह कहता है कि मेरा टीवी है, इसे कोई नहीं छुआ करे। ऐसा लगता है कि क्वार्टर ही उसका हो गया। यशोधर बाबू सब्जी का झोला लेकर खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लॉनों को पार करके उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अभी भी बिना टूटे खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर भद्दी सी तख्ती में उनका नाम लिखा है, वाईडी पंथ। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंथ मतलब यशोधर बाबू को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह पर आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर और मोटरसाइकिल थी और बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माय वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर, मतलब आपके पिता को मेरा हार्दिक अभिनंदन। यह देखकर यशोधर बाबू चलते चलते रुक गए। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस तरफ गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेमसाबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी है। यशोधर बाबू की लड़की जीन्स और बगैर बाह का टॉप पहनी है। यशोधर बाबू उससे कई बार कह चुके हैं कि तुम्हारी यह पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो किसी तरह उचित नहीं लगती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है। और यशोधर बाबू की पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है और कहती है, वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया, बहुत तुम्हारे कहने पर समझे। मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय अपने ओठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए थी, मतलब बालों को रंगी हुई थी, जबकि ये दोनों ही चीजें आप कुछ भी कहिए, यशोधर बाबू को यह किसी तरह अनुचित ही मालूम होती है। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही डर कर छुपे रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। अंदर अभी भी पार्टी चल रही थी। उनके बेटे और बेटियों के कई सारे मित्र और उनके कुछ रिश्तेदार भी थे। तभी उनके बड़े बेटे ने कहा, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। फिर यशोधर बाबू ने शर्मिली सी हंसी हंस दी और कहा, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है। फिर वहाँ से जवाब आया, जब से तुम्हारा बेटा हर महीने 1,500 कमाने लगा तब से। दरअसल यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी जी की, जो इसी साल SAS पास हुआ है और वह दूर से रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि जनता उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में नहीं आता हो, फिर भी वह अच्छी तरह समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में हर महीने 1,500 कमाना, कन्वीनियंस अलाउंस और अदर पक्ष मिलना, मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस और वेतन के अतिरिक्त प्राप्त सुविधा मिलना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने अपने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुआ, यह किसी तरह मेरी तो समझ में नहीं आता है, आखिर इसकी क्या जरूरत थी। फिर भी उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत और मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह शानदार पार्टी भी यशोधर बाबू को किसी तरह अनुचित ही लगी, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपनी शादी भी कोऑपरेटिव से 2,000 कर्जा निकाल कर किया था और वो भी बिना किसी खास धूमधाम के। यशोधर बाबू की शादी की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह के नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स और चाय
सब कुछ मौजूद है। फिर गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 1947 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर में फ़ोन किया लेकिन शायद आपका फ़ोन खराब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया तो भूषण ने कहा कि शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं। इसी बहाने मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा। दरअसल गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है। वह एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। यशोधर बाबू को लगता है कि गिरीश ने ही उनके बेटे भूषण को बिगाड़ दिया है और इस बारे में वे अपनी पत्नी से भी कहते हैं। फिर उनकी पत्नी उनसे कहती है, जिंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास बीए बेटे की और तुम कहते हो कि बिगाड़ दिया। फिर भूषण ने अपने मित्रों और सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी तरफ वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हर बार यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है फिर भी विदेशी रीति रिवाज से भी अच्छी तरह परिचित है। फिर भूषण ने अपने मित्रों और सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी तरफ वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हर बार यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है फिर भी विदेशी रीति रिवाज से भी अच्छी तरह परिचित है। किशन दा कहा करते थे कि सब कुछ आना चाहिए, हर एक की बात सीखना चाहिए, टाई सूट पहनना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विदेशी परंपरा के लिए आग्रह किया कि यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। यशोधर बाबू की पत्नी पहले थोड़ा शर्मा गई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जाकर खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई और फिर वहीं से उसने अपने पति यशोधर बाबू को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। फिर यशोधर बाबू ने कहा, somehow I don't like all this, मतलब किसी तरह मुझे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने केक काट ही दिया। इसके बाद गिरीश ने उनकी यह उदासीन लेकिन संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। फिर पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से एक दूसरे का मुंह मीठा करें। यशोधर बाबू की पत्नी ने केक खा लिया, लेकिन यशोधर बाबू ने केक खाने से इनकार कर दिया। यशोधर बाबू का कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है। फिर भूषण ने गुस्से में आकर कहा, तो बाबा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। फिर यशोधर बाबू ने अपने बच्चों के दोस्तों से कहा, नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए, प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। फिर यशोधर बाबू ने पूजा में कुछ ज्यादा ही देर कर दी, इतनी देर की कि ज्यादातर मेहमान उठकर चले जाए। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाजें सुनाई दी तब यशोधर बाबू पद आसन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। दरअसल यशोधर बाबू चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, लेकिन उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ सभी लोग इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो या गरीब हो, लेकिन मरते जो हुआ होगा से ही है। फिर यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? फिर पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं और कुछ है। फिर उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। फिर उन्हें पता चला कि घर में सभी रिश्तेदार ही है। इसके बाद यशोधर बाबू उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह ध्यान लगाने बैठे थे। फिर यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, एवरीबॉडी गॉन, पार्टी ओवर, मतलब सभी लोग चले गए, पार्टी खत्म, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है। फिर उनकी बेटी गुस्सा होकर बोली, लोग चले गए, इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाए। बब्बा, यू आर द लिमिट। फिर यशोधर बाबू बोले, बेटी हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन्स पहनकर हमें तो सज आती नहीं। तभी यशोधर बाबू की नजर मेज पर रखे हुए कुछ पैकेटों पर पड़ी और फिर बोले, ये कौन भूले जा रहा है, मतलब ये कौन भूल गया है। फिर भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, जरा खोलिए ना। आह,
इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट वर्जेंट तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, यह कहकर वे शर्मिली सी हंसी हंसे। इसके बाद भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। बब्बा, जब आप सवेरे दूध लेने जाते हैं तो फटा स्वेटर पहनकर चले जाते हैं, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। अब आप इसे पहन के जाया कीजिए। फिर यशोधर बाबू की बेटी यशोधर बाबू का पाजामा कुर्ता उठाकर लाई ताकि वे इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा आनाकानी करने के बाद यशोधर बाबू मान गए। फिर यशोधर बाबू ने गाउन की कमर पेटी कसते हुए कहा, अच्छा तो यह रहा ड्रेसिंग गाउन। यह कहते ही उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। लेकिन इस समय उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सुबह में ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा है कि दूध मैं ला दिया करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।